जब आप ओला ऐप खोलते हैं और वह जाना पहचाना ब्लैक एंड लाइम लोगो देखते हैं तो यह शहर की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा लगता है। लेकिन ओला की कहानी किसी ग्लास ऑफिस में नहीं बल्कि एक धूल भरे हाईवे पर शुरू हुई थी, एक टूटी हुई डील और एक बहुत गुस्साए हुए यंग इंजीनियर्स के साथ। भवेश अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट थे और बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे। कई युवा इंडियंस की तरह उनके पास स्टेबल जॉब थी, अच्छी सैलरी और करियर पाथ था, लेकिन उनके अंदर अपना कुछ बनाने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ दी और olatrip.com शुरू किया, जो वीकेंड टूर्स और हॉलिडे ट्रिप्स अरेंज करने वाली एक छोटी सी ऑनलाइन कंपनी थी। यह कोई बड़ी स्टार्टअप नहीं थी जिसमें भारी फंडिंग हो, यह बस एक सिंपल ट्रैवल वेबसाइट थी जो किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रही थी। एक दिन भवेश बंगलुरु से बांदीपुर की रोड ट्रिप पर थे, एक भाड़े के ड्राइवर के साथ। रास्ते में अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और तय हुई रकम से ज्यादा भाड़ा मांगा और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह उन्हें वहीं छोड़ देगा। सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी ट्रिप बर्बाद होते देख भवेश ने वही फ्रस्ट्रेशन महसूस किया जो हर दिन लाखों इंडियन टैक्सीज के साथ महसूस करते हैं। कोई रिलायबिलिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं और कोई फेयर प्राइसिंग नहीं। वही खराब राइड उनका लाइट बल्ब मोमेंट बन गई। उन्हें समझ में आया कि असली मौका हॉलीडेज प्लान करने में नहीं बल्कि रोज की मोबिलिटी को ठीक करने में है। बेंगलुरु से लौटकर उन्होंने अपने दोस्त अंकित भाटी से बात की, जो एक शांत टैकी थे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करना पसंद करते थे। दोनों ने मिलकर olatrip.com से पिवोट करने और कैब एग्रीगेशन सर्विस शुरू करने का फैसला किया। जनवरी 2011 में ओला कैब लॉन्च हुई। शुरुआत में सिर्फ कॉल बेस्ड सर्विस के रूप में थी। आप एक नंबर पर कॉल करते थे और एक छोटे से ऑफिस की टीम ड्राइवर्स को एक एक करके फोन करके राइड अरेंज करती थी। बाद में 2012 में फेमस मोबाइल ऐप आया। शुरुआती दिनों में ओला की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि डीप लोकल अंडरस्टैंडिंग थी। फाउंडर्स जानते थे कि इंडियन कस्टमर्स 3 बातों की चिंता करते हैं: कैब समय पर आएगी या नहीं, राइड सेफ होगी या नहीं और कितना भाड़ा लगेगा। इसलिए ओला ने 3 प्रॉमिसेस पर ध्यान दिया: रिलायबल पिकअप, ट्रांसपेरेंट फेयर और इतना बड़ा ड्राइवर नेटवर्क की बिजी इंडियन सिटीज को कवर किया जा सके। धीरे धीरे वेंचर कैपिटल फर्म्स से फंडिंग आने लगी, जिन्हें लगा कि इंडिया ऐप बेस्ड मोबिलिटी के लिए तैयार है। स्मार्टफोन्स फैलने के साथ ओला ऐप ने यूजर्स को नियर बाय कार्स देखने, एक टैप में बुकिंग करने और कैश या डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करने की सुविधा दी। जो यूजर्स पहले टैक्सी ढूंढने में परेशान रहते थे, वह अब रियल टाइम में मैप पर चलती हुई कार आइकॉन्स देखने लगे। 2015 तक ओला इंडिया का सबसे बड़ा राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था। 100 से ज्यादा शहर में सर्विसेज और बाद में 250 से अधिक शहर में। समय के साथ ओला ने सालाना 1 बिलियन से ज्यादा राइड पूरी की और 1.5 मिलियन से ज्यादा ड्राइवर पार्टनर्स और हजारों एम्प्लॉयज का नेटवर्क बनाया। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ा, ओला की नई स्ट्रेंथ सामने आई। उसने खुद को सिर्फ एक तरह की राइड तक सीमित नहीं रखा। प्राइस सेंसिटिव यूजर्स के लिए ओला मिनी और माइक्रो आए, कंफर्ट चाहने वालों के लिए प्राइम सीडान और एसयूवीज, छोटे सस्ते सिटी ट्रिप्स के लिए ऑटोज और बाइक और टैक्सीज, ट्रैफिक और पॉल्यूशन की चिंता करने वालों के लिए राइड शेयरिंग ऑप्शंस। इस वाइड रेंज ने ओला को बहुत फायदा दिया। एक ही अम्ब्रेला ब्रांड के नीचे स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर्स, फैमिलीज और लग्जरी ट्रैवलर्स सबको सर्व करना। क्लासिक शॉर्ट लैंग्वेज में देखें तो ओला की स्ट्रेंथ थी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल, विशाल ड्राइवर नेटवर्क, लोकल एग्जीक्यूशन और प्रोडक्ट वैरायटी। लेकिन हर फास्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ वीकनेस और
हिडन रिस्क भी आते हैं। ओला के केस में सबसे बड़ी वीकनेस उसका बिजनेस मॉडल था। भारी सब्सिडीज, डिस्काउंट और इंसेंटिव्स। ग्लोबल राइवल उबर से लड़ने के लिए ओला ने कस्टमर्स को प्रोमो कोड्स दिए और ड्राइवर्स को हाई इंसेंटिव्स। यूजर्स के लिए राइड सस्ती थी और ड्राइवर्स की अर्निंग कुछ समय के लिए अच्छी, लेकिन कंपनी कैश बर्न कर रही थी। राइड्स बढ़ती गई और लॉसेज भी। साथ ही ओला को पैसों से भी ज्यादा सीरियस मुद्दे से जूझना पड़ा, वो था सेफ्टी और ट्रस्ट। मिड 2020s में इंडिया की पूरी ऐप कैब इंडस्ट्री को सेफ्टी कंसर्न्स और रेगुलेटरी कंसर्न्स पर पब्लिक एंगर का सामना करना पड़ा। अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने परमिट्स, बैकग्राउंड चेक्स और सर्च प्राइसिंग पर सवाल उठाए। कुछ सिटीज ने ऐप बेस्ड कैब्स पर टेम्पोररी बैन्स या रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी। ओला को लाइसेंसेज और स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोसेस के लिए भागदौड़ करनी पड़ी। ड्राइवर वेरिफिकेशन, इमरजेंसी बटन्स और कस्टमर सपोर्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। यहां कमजोरी साफ थी। एक फास्ट मूविंग टेक कंपनी अब एक हेवीली रेगुलेटेड और इमोशनली सेंसिटिव स्पेस में काम कर रही थी, लोगों की रोज की सेफ्टी और मोबिलिटी। एक और बड़ी वीकनेस थी ड्राइवर डिससेटिस्फैक्शन। इंसेंटिव कम होने लगे और कंपटीशन बढ़ा तो कई ड्राइवर्स को लगा कि उनकी इनकम घट रही है, जबकि फ्यूल और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहे हैं। मुंबई और जयपुर जैसे शहर में यूनियंस ने प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स किए, बेहतर फेयर्स और टर्म्स की मांग के लिए। जिस कंपनी की स्ट्रेंथ उसका ड्राइवर नेटवर्क था, उसके लिए अनहैप्पी ड्राइवर्स एक सीरियस थ्रेट थे। यही ओला की स्टोरी में क्लासिक स्ट्रैटेजिक टेंशन के रूप में दिखता है। जो स्किल आपको ताकत देता है, वही आपको वल्नरेबल भी बना सकता है। फिर आया 2020 और कोविड-19 पैंडेमिक। अचानक शहर बंद हो गए, रोड खाली हो गई और एयरपोर्ट ट्रिप्स खत्म हो गई। मोबिलिटी पर टिकी कंपनी के लिए यह एक बुरा सपना जैसा था। ओला की रेवेन्यू सिर्फ 2 महीनों में 95% तक गिर गई। सर्वाइवल के लिए लगभग 1400 एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा। शॉर्ट टर्म्स में यह एक परफेक्ट एक्सटर्नल थ्रेट था, कंपनी के कंट्रोल से बाहर, जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मोबिलिटी पर हमला कर रहा था। लेकिन इसी दौर ने ओला को कॉस्ट स्ट्रक्चर रीथिंक करने, प्रोसेसेस ऑटोमेट करने और ऐसे नए बिजनेस लाइंस देखने पर मजबूर किया जो रोज बाहर निकलने पर पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो। पेंडेमिक से पहले ही ओला फ्यूचर के बीज बो रही थी। उन्होंने टैक्सी फॉर श्योर एक्वायर किया, फूड पांडा इंडिया खरीदकर फूड डिलीवरी में एक्सपेरिमेंट किया और राइड एलआर के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग में भी उतरी। कुछ बेट्स काम नहीं आए और बंद या स्केल डाउन करने पड़े। यह याद दिलाने के लिए कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा स्मूथ नहीं होता है। लेकिन एक बोल्ड मूव ने ओला की लॉन्ग टर्म स्टोरी बदल दी। वो थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 2017 में ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च हुआ। विजन था फ्लीट और इंडिया के 2 व्हीलर मार्केट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर ले जाना। तमिलनाडु में विशाल ओला फ्यूचर फैक्ट्री बनी और ओला S1 ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनने लगे। 2024 में ओला इलेक्ट्रिक का IPO आया। कुछ ही हफ्तों में इसका मार्केट वैल्यू 7 बिलियन से ऊपर चला गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्रीम पर भरोसा किया। यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े 2 व्हीलर मार्केट में से एक है। फ्यूल प्राइस ऊंचे हैं और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अडॉप्शन को पुश कर रही है। ओला की स्ट्रेंथ, ब्रांड, टेक्नोलॉजी और रिस्क टेकिंग फाउंडर इस नए गेम के लिए परफेक्ट लगती थी। स्वॉट के अपॉर्चुनिटी साइड पर साफ था कि अगर ओला राइड हेलिंग, ईवीज, चार्जिंग और शायद बैटरीज को जोड़ पाए तो वह फुल स्टैक मोबिलिटी जाइंट बन सकती है। लेकिन ईवी जर्नी अपने साथ नई चैलेंजेस और थ्रेट्स भी लाई। स्कूटर बनाना ऐप चलाने जैसा नहीं है। इसमें फैक्ट्रीज, सप्लाई चेन, क्वालिटी कंट्रोल
आफ्टर सेल्स सर्विस और रेगुलेटर्स के साथ केयरफुल डीलिंग चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक को डिलेज, सर्विस क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर जैसी कंप्लेंट्स झेलनी पड़ी। रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स में रेवेन्यू तो ऊंचा दिखा, लेकिन लॉसेस भी बड़े थे और मीडिया रिपोर्ट्स में मार्केट शेयर गिरने और रेगुलेटरी सिक्योरिटी की भी बात आई। लेसन साफ है, सॉफ्टवेयर हेवी स्टार्टअप को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदलना लंबा और रिस्की सफर होता है, चाहे ब्रांड कितना भी फेमस क्यों ना हो। कोर कैब बिजनेस में भी ओला ने फोकस का हार्ड लेसन सीखा। कुछ सालों तक उसने इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में भी राइड हेलिंग चलाया। इससे ग्लोबल विजिबिलिटी मिली, लेकिन मैनेजमेंट अटेंशन और कैपिटल बंट गया। अप्रैल 2024 में ओला ने इंटरनेशनल राइड हेलिंग मार्केट से एग्जिट करने और पूरी तरह इंडिया पर फोकस करने का फैसला किया, जहां उबर, रैपिडो, इनड्राइव, ओएनडीसी लिंक्ड ऐप और लोकल टैक्सीज से कंपटीशन कड़ा है, लेकिन कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग सबसे गहरी है। फिनेंशियली धीरे लेकिन जरूरी प्रोग्रेस हुआ है। पेरेंट कंपनी एएनटी टेक्नोलॉजीज ने फिनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 2,799 करोड़ की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट की और नेट लॉसेस घटकर लगभग 772 करोड़ रह गए। अब भी लॉस मेकिंग, लेकिन राइट डायरेक्शन। ओला ने इंटरनल टेक मसल्स भी बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर से अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म कृत्रिम पर शिफ्ट होकर और गूगल मैप से ओला मैप्स पर आकर पुराने कॉस्ट को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश है। 2024 में ओला कैब्स ने खुद को ओला कंज्यूमर्स के रूप में रिब्रांड किया, यह दिखाने के लिए कि वह सिर्फ एक टैक्सी ऐप नहीं बल्कि ब्रॉडर कंज्यूमर सर्विस और मोबिलिटी इकोसिस्टम है। यह ब्रांड मूव अपॉर्चुनिटी भी है और टेस्ट भी। अगर ओला वैल्यूएबल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शंस, शायद ईवी लिंक्ड ऑफरिंग्स जोड़ते हुए रिलायबिलिटी और सर्विस क्वालिटी बनाए रख पाती है, तो वह खुद को प्रॉफिटेबल मल्टी वर्टिकल प्लेटफॉर्म्स के रूप में फिर से स्थापित कर सकती है। अगर नहीं, तो कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं। पूरी जर्नी को देखें तो ओला की स्वॉट स्टोरी साफ दिखती है। स्ट्रेंथ है इंडिया में स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वाइड ड्राइवर और सिटी कवरेज, डीप लोकल अंडरस्टैंडिंग और बोल्ड बेट्स लेने वाला फाउंडर। वीकनेस है प्राइस सेंसिटिव मार्केट पर डिपेंडेंस, लॉस का लंबा इतिहास, अनइवन सर्विस क्वालिटी और कुछ ड्राइवर्स के साथ टेंस रिलेशंस। अपॉर्चुनिटीज है इंडिया की अर्बनाइजेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की शिफ्ट, डिजिटल पेमेंट्स, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की ग्रोथ और इन हाउस मैप्स व एआई जैसी टेक्नोलॉजीज। थ्रेट है उबर और रैपिडो जैसे टफ राइवल्स, ओएनडीसी बेस्ड लो कमीशन मॉडल्स, स्ट्रिक्ट रेगुलेटर्स, ड्राइवर प्रोटेस्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग व ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कैपिटल नीड्स। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ओला की स्टोरी से 3 की लर्निंग्स मिलती है। पहला, बड़ी कंपनीज बहुत छोटे पर्सनल पेन पॉइंट से पैदा हो सकती है। एक खराब टैक्सी राइड ने बिलियंस से ज़्यादा ट्रिप्स और लाखों ड्राइवर्स को काम देने वाली कंपनी बना दी। दूसरा, लोकल इंसाइट ग्लोबल प्लेबुक्स को हरा सकती है। ओला ने इंडियन कंज्यूमर्स, ट्रैफिक और प्राइस सेंसिटिविटी को समझा और उसी आधार पर कंपीट किया। ऑटोज, बाइक्स, कैश पेमेंट्स और रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट जोड़े, क्योंकि सिलिकॉन वैली का कॉपी पेस्ट इंडिया में नहीं चलता। तीसरा और आखिरी, फोकस एक स्ट्रेंथ है, लिमिटेशन नहीं। इंटरनेशनल मार्केट से एग्जिट कर इंडिया पर रीफोकस करना दिखाता है कि हर चीज़ को यस कहना जरूरी नहीं है। आज ओला राइड हेलिंग, ईवी वेट्स और नए टेक वेंचर्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। इसकी कहानी अभी लिखी जा रही है। यह अब सिर्फ हाईवे पर फंसे एक यंग फाउंडर की कहानी नहीं, बल्कि इंडियन स्टार्टअप्स के बड़े होने की कहानी है। फास्ट, मेसी, एम्बिशियस, स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट से भरी हुई।
और हर अच्छी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की तरह यह याद दिलाती है कि सक्सेस का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसमें यू टर्न्स, पॉटहोल्स और ट्रैफिक जैम्स होते हैं, लेकिन अगर आप सीखते रहें, एडजस्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें तो यह राइड सच में वर्थ इट होती है। प्लीज़ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।